Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore, and I am working as Assistant Professor at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and this course belongs to Masters of Special Education with an area of specialization mentally challenged, and the course code is SPED 4139, and this is a 3 credit hours course. The title for today's lesson is Problem Posing Method, and today we will discuss different kinds of problem posing, and in our previous lecture we have already discussed that what is problem posing and how this method is applied in the classroom, and further we have already discussed that what skills are required if we want to use problem posing method in our mathematical classrooms, and then we have discussed some benefits and some examples of problem posing method in mathematics class. And now today we will discuss different kinds of problem posing. First kind is problem posing with plot. प्लॉट जो है इसमें ये है कि जो स्टोरी होती है एक क्वेश्चन की उसको उसके अंदर से कैसे प्रॉब्लम पोज किए जा सकते हैं. Here are few examples from problem posing with plot. List actions in a logical order, clues to identify a part of the story, compare actions, make predictions based on evidence, connect the plot to a math concept, redesign the plot to include mathematics, a math walk through the story, explore conjectures, estimations, and generalizations. So these are the steps when you are using problem posing and you want to use the strategy of plot in your classroom. यानी कैसे हम एक मैथ के क्वेश्चन का प्लॉट चेंज करते हुए, यानी उसकी जो स्टोरी है, प्लॉट से यहाँ पर मुराद ये है कि उस क्वेश्चन के अंदर जो भी स्टोरी प्रेजेंट की जा रही है उसमें डिफरेंट चेंजेस करके स्टूडेंट्स को न्यू प्रॉब्लम्स को पोज किया जा सकता है. सो इस तरह से बच्चे जो हैं वो न्यू प्रॉब्लम्स उनको साथ साथ मिलती जाती हैं और स्टूडेंट्स खुद भी प्लॉट को चेंज करके न्यू स्टोरी में चेंजेस करके जो एक नया प्रॉब्लम है उसको पोज कर सकते हैं अपने लिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकते हैं. नाउ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल टास्क वेयर वी नीड टू चेंज द प्लॉट. Let's pretend that the monster in our story charges the boy 35 cents for each multiplication problem and 60 cents for each division problem he solves. अब यहाँ पर देखें कि एक स्टोरी क्रिएट की जा रही है कि एक मॉन्स्टर है जो कि अगर एक बच्चा जो है मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है तो उसे 35 सेंट्स पे करता है, और अगर एक बच्चा जो है वो एक डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसे 60 सेंट्स पे किए जाते हैं. अब ये एक स्टोरी है, इसका एक प्लॉट है कि उसमें एक मॉन्स्टर है जो कि पे कर रहा है चार्जेस. तो इसमें डिफरेंट जो है वो फर्स्ट जो टीचर की तरफ से प्रॉब्लम पोज किया जा सकता है, दैट इज़ लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईच प्रॉब्लम डिड द मॉन्स्टर सॉल्व इफ़ द बॉयज़ बिल इज़ $15. ठीक है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे अगर उसने $15 दिए हैं तो बच्चे ने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा. अब यहाँ पर बच्चों के लिए आप ओपन एंडेड भी इसको छोड़ा जा सकता है कि हाउ मेनी डिफरेंट सोल्यूशंस कैन यू फाइंड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सोल्यूशंस इसमें पेश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि देयर इज़ नो वन सोल्यूशन when we are using a problem posing approach. There cannot be only one solution to or only one answer to a question.
ठीक है, यू कैन एक्सपीरियंस इन दिस क्वेश्चन, इन दिस प्रॉब्लम पोजिंग सिचुएशन दैट देयर इज़ नो वन आंसर इज़ पॉसिबल। हर बच्चा जो है या हर ग्रुप जो है वो हो सकता है डिवीजन के क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा चला जाए, या कोई ग्रुप जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ग्रुप की तरफ ज़्यादा चला जाए। तो डिफरेंट आंसर्स बच्चों के हो सकते हैं, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पोजिंग की जो डिफरेंट काइंड है उसमें है प्रॉब्लम पोजिंग विद कैरेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ प्रॉब्लम पोजिंग कैन बी differently used when by making changes in the character of the story. Make the character come to life. Put the character in the student's classroom, bedroom, kitchen or community park. Make the story real to the children. What open-ended tasks can characters face? ठीक है, तो इसमें हम एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स जो हैं उनको बनाते हैं, उनको हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो भी, और ये कैरेक्टर्स जो हैं वो उनकी डेली लाइफ, जो उनके डेली लाइफ होती हैं उसमें से भी लिए जा सकते हैं। लाइक जो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है एज अ कैरेक्टर, या फिर जो हाइपोथेटिकली कैरेक्टर्स को बनाया जा सकता है। और ये जो हाइपोथेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं दीज कैन बी फ्रॉम द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड उनकी जो इंटरेस्ट और उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो उनकी लाइफ में अगर कोई कार्टून कैरेक्टर्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अगर उनको कोई पर्टिकुलर कार्टून कैरेक्टर आपकी क्लास में मेजॉरिटी बच्चों को पसंद है तो आप उस कार्टून कैरेक्टर का नेम जो है उसे अपनी मैथमेटिकल स्टोरीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। Here is an example from mathematical task with character. Let's pretend that the monster's magic calculator has broken. Only the 5, the 2, the multiplication sign, the minus sign and the equal buttons are working. How did the monster use the magic calculator to get the homework answers of -10, 3, 24, 1, 10 एंड 100। सो इस एग्ज़ाम्पल में देखें कि हमने स्टोरी को थोड़ा चेंज किया। एक जो कैरेक्टर है मॉन्स्टर उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और मॉन्स्टर के लिए हमने डिफरेंट स्टोरी लाइन अब उसकी चेंज हुई है, और उसमें बताया जा रहा है कि उसका जो कैलकुलेटर है दैट हैज़ बीन ब्रोकन एंड फ्यू बटन्स आर वर्किंग जस्ट फॉर मॉन्स्टर, and now monster has to calculate the answers of his questions and how he will calculate by using his magic calculator. And now you can again observe that there is no one solution possible for this question. हर स्टूडेंट जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इन डिफरेंट जो यहाँ पर ये दिए गए हैं क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को यूज़ करते हुए और जो फंक्शंस उसके मैजिक कैलकुलेटर्स के वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ इन बटन्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सो इन दिस वे वी कैन पोज द प्रॉब्लम इन अ डिफरेंट वे बाय मेकिंग चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। Now the next kind of problem posing is problem posing with illustrations. Illustrations can capture students' interest and imagination, visualize the mathematics, enhance the details of the narrative, place mathematics in a meaningful context. डिफरेंटली हम प्रॉब्लम को पोज करने के लिए डिफरेंट इलस्ट्रेशंस में चेंजेस की कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस मींस द डिटेल्स विच आर गिवन इन द स्टोरी ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो जो डिटेल्स स्टोरी में दी जा रही होती हैं उन डिटेल्स को चेंज किया जा सकता है और बार बार उसमें चेंजेस करके न्यू प्रॉब्लम्स पोज किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को। इलस्ट्रेशंस में व्हेन वी मेक चेंजेस इन इलस्ट्रेशंस हाउ इट बेनिफिट्स द स्टूडेंट्स that it captures the student's interest and imagination. Student is able to visualize the mathematical problem in his brain and he is able to solve those problems. Plus these changes in illustrations enhances the details of the narrative, यानी बच्चे को बहुत डिटेल से
जो स्टोरी बताई जा रही है उसमें ये ऐड करता है, एक डिटेल स्टोरी प्रेजेंट की जाती है। इसके अलावा जो है वो प्लेस मैथमेटिक्स इन अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि एक स्टोरी बनी हुई होती है, उसमें इलस्ट्रेशंस इतनी डिटेल से बताई जा रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो मैथ्स है वो एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में आता है, बच्चे की डेली लाइफ के साथ रिलेट कर रहा होता है और वो इंटरेस्ट के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। Here is an example that how problem posing can be done in our classroom by making changes in illustrations. अगेन हम उसी मॉन्स्टर की बात को यूज़ कर रहे हैं, यानी कैरेक्टर हम सेम यूज़ कर रहे हैं इन सारी एग्जांपल्स में। हाउ मेनी डिफरेंट मॉन्स्टर फेसेस कैन यू मेक फ्रॉम 4 डिफरेंट सेट्स ऑफ स्केरी आइज, 3 डिफरेंट एरी नोजेस एंड 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ पॉइंटी टीथ। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट बच्चों को प्रोवाइड कर दिया, इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड कर दी हैं। अब नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेट्स को यूज़ करते हुए, और एक तो ये है कि इसमें ओपन एंडेड है, बच्चे अपनी मर्ज़ी के 4 सेट्स ऑफ स्केरी आइज डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 3 डिफरेंट नोजेस जो हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं, शेप्स उनकी डिफरेंट बनाकर, और इसी तरह से 3 डिफरेंट सेट्स जो हैं वो पॉइंटी टीथ के ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। और उसके बाद हर एक डिफरेंट आइज़, नोज़ और डिफरेंट सेट ऑफ टीथ को यूज़ करके डिफरेंट फेसेस मॉन्स्टर के ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अब इसमें भी अगेन वही चीज़ है कि ग्रुप्स में बच्चे काम करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई कर रहे होते हैं, और इसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सेट्स या डिफरेंट फेसेस जो है, नंबर ऑफ़ फेसेस ड्रॉ करेंगे। हो सकता है कोई ग्रुप जो है वो इसमें 12 फेसेस ड्रॉ कर सके, कोई ग्रुप जो है वो इससे कम फेसेस को ड्रॉ कर सके। तो एनीवेज़ इसमें ये होता है कि कितने भी फेसेस को ड्रॉ कर लें, बच्चों की प्रैक्टिस हो रही होती है कि किस तरह वो डिफरेंट सेट्स को यूज़ करके एक जो फेस है उसमें चेंजेस बना सकते हैं, चेंजेस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पोजिंग इज़ प्रॉब्लम पोजिंग विद सेटिंग। इसमें ये होता है कि जो डिफरेंट सेटिंग प्रोवाइड की जा रही है उसमें चेंजेस कर दी जाती हैं, और उस न्यू चेंजेस के साथ जब प्रॉब्लम पोज किया जाता है तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर हाउ द स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू द सेटिंग। Settings help to create integrated teaching units. Students can begin to see the mathematics in the everyday. And now here is an example of mathematical task with setting. Respond to our class survey about the places where we do our math homework. At the kitchen table, in my room at home, at the library, at a friend's house. And now the students are supposed to draw a graph to display the results. So here when we are using mathematical problem posing in our maths classroom by making changes in the setting of the question और setting of the problem, तो यहाँ पर हम फिज़िकल प्लेसेस को यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट तरह से, किसी भी और तरह से फिज़िकल प्लेसेस को जब हम यूज़ करके एक स्टोरी डेवलप करते हैं और उसमें चीज़ें हम ऐड करते हैं, तो दैट मीन्स के हम चेंजेस बना रहे हैं सेटिंग्स के अंदर। तो जैसे इन्होंने यहाँ पर एक क्लास में बच्चों से पूछा है कि आप मैथ्स का होमवर्क कहाँ पर, किस जगह पर बैठ कर करते हैं, और जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी वो काउंट करेंगे एक दूसरे से पूछ कर, और उसके बाद उसको वो डिस्प्ले करेंगे ग्राफ की फॉर्म में। तो इस तरह से जो सेटिंग में चेंजेस हम करते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ रिलेट करती हों, यानी जो फिज़िकल सेटिंग आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस फिज़िकल सेटिंग के बारे में यू आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, दैट शुड बी रिलेटेड टू देयर द स्टूडेंट्स लाइफ्स, और उन्हीं के अंदर से उसकी स्टूडेंट लाइफ में से फ़िज़िकल सेटिंग्स को चूज़ करें। इसके अलावा जो है वो इंटीग्रेट करता है, सेटिंग हेल्प्स टू क्रिएट इंटीग्रेटेड टीचिंग यूनिट्स, क्योंकि उस पर रिलेशनशिप डेवलप होता है। आप ऐसी प्लेसेस की बात कर रहे होते हैं जहाँ मोस्टली बच्चे विज़िट कर चुके होते हैं, तो इस तरह से जो इंटीग्रेशन है वो डेवलप होती है बच्चों की थॉट्स में और आपके लेक्चर्स में या आपकी एग्जांपल्स में। स्टूडेंट्स कैन बिगिन टू सी द मैथमेटिक्स इन द एवरीडे, तो जब वो एवरीडे लाइफ से आप उनकी एग्जांपल्स को चूज़ करेंगे, उनकी सेटिंग्स को चूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली दे विल फील रिलेटेड विद द एवरीडे लाइफ।
उनको मैथमेटिक्स एक आइसोलेटेड यूनिट की तौर पर नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक इंटीग्रेशन नज़र आएगी उनकी एवरीडे लाइफ के साथ। इस एग्जांपल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। And the next kind of problem posing is problem posing with objects. Now we will discuss that how making changes in objects we can develop new problems posed to the students. Familiarity and unfamiliarity with objects in the story provide learning opportunities. Objects in stories can be compared, contrasted, sorted and classified. So basically here we are discussing that when we use different objects in our stories of the mathematics, where we are going to pose the problem to the students, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो चीज़ें उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर, वो बच्चों से फेमिलियर भी हो सकती हैं और अनफेमिलियर भी हो सकती हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि वो बच्चों को ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं। और डिफरेंट तरीके से आप ऑब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, कंपैरिजंस बच्चों को करवा सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कंट्रास्ट करवाया जा सकता है स्टूडेंट्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना, आइडेंटिफाई करना, उनको क्लासीफाई करना, तो इस किस्म की सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की जा सकती हैं क्लासरूम में बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। And these objects in stories can be described or constructed with 2D और 3D shapes. तो किसी भी तरह से, बिकॉज हम इसमें ऑब्जेक्ट्स को एज एवियर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी कंक्रीट फॉर्म में आप बच्चों को वो ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो, और ठीक है, तो वो प्रोविज़न जब आप करते हैं तो वो 2D या 3D फॉर्म्स में भी हो सकती हैं, किसी भी और तरह से जो कि टीचर की कन्वीनियंस के साथ हो, तो इस एविएट को डेवलप किया जा सकता है जो भी ट्रेडिशंस हों उसके अकॉर्डिंग। नाउ हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैथमेटिकल टास्क विद मेकिंग चेंजेस इन ऑब्जेक्ट्स। टू डू द बॉयज मैथ होमवर्क, द मॉन्स्टर रिक्वायर्स अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पेन. Pens are US sells 2 pens for $1.40. Pen Mart sells 3 pens for $1.99. So here in this example we are using dollars, and here you can see pens are US and Pen Mart. These two are basically two grocery stores जिनके बारे में हम बात करें कि वहाँ पर डिफरेंट प्राइस के साथ पेन्स जो हैं वो सेल किए जा रहे हैं। 2 पेन्स की प्राइस जो पेन्स आर US है उस पर $1.40 है, और 3 पेन्स की प्राइस पेन मार्ट पर $1.99 हैं। नाउ अब हम इस स्टोरी के साथ और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स पेन्स यूज़ हो रहे हैं उसके साथ हम क्वेश्चन जो प्रॉब्लम पोज करेंगे स्टूडेंट्स को, दैट कुड बी लाइक दिस: विच स्टोर हैज़ द बेटर बाय, पेन्स आर US और पेन मार्ट, हाउ डू यू नो? ठीक है, कहाँ से ज़्यादा बेहतर है कि ख़रीदा जाए? विच स्टोर वुड यू गो टू बाय 24 पेन्स? ठीक है, शो योर थिंकिंग इन वर्ड्स, नंबर्स एंड पिक्चर्स। तो इसमें एक तो बच्चे एनालाइज कर रहे होंगे कि कौन सा स्टोर जो है दैट वुड बी बेटर फॉर देयर परचेज, एंड उसके बाद जो है वो 24 पेन्स का एस्टिमेट भी लगाएंगे कि जिस अपने सेलेक्टेड स्टोर पर वो जाएंगे तो वहाँ के रेट के अकॉर्डिंगली 24 पेन्स अगर उन्होंने बाय करने हैं तो वो उस किस तरह से करेंगे, एंड दे आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर थिंकिंग इन वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स। इसमें डिफरेंट सॉल्यूशंस बच्चे लेकर आएंगे, डिफरेंट आंसर्स बच्चों डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट आंसर्स फाइंड आउट करेंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी एनालाइजिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उस तरह से वो पेन जो है वो उसका स्टोरी जो है उसको कंप्लीट करेंगे। The next kind of problem posing is problem posing with time frame. The time frame of a story builds understanding of time measurements, creates the necessity for standard units, can bridge the student's imagination and reality, allows for comparisons and contrasts. So these are the benefits of making changes in the time frame of the story if we want to pose new problems in problem posing method.
तो इसमें आप देखें कि जब हम टाइम फ्रेम में चेंजेस करते हैं तो बच्चों को एक तो टाइम मेजरमेंट्स का अंदाज़ा होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। उसके अलावा जो है वो एक चूँकि टाइम जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसकी नेसेसिटी से अवेयरनेस होती है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा जो है वो स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन और रियलिटी में एक ब्रिज टाइम फ्रेम जो है वो, क्योंकि टाइम फ्रेम एक रियलिटी की तरफ बच्चों को लेकर जाता है कि अगर जहाँ आप टाइम की चेंजेस करेंगे अपने प्रॉब्लम के अंदर, तो उसके थ्रू बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इमेजिनेशन और रियलिटी के दरमियान में एक ब्रिज गैप कर सकेंगे। अलाउ फॉर कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट्स, जो एबिलिटीज़ इसमें बच्चों की शार्प हो रही होती हैं वो एबिलिटी ऑफ कंपैरिजंस और कंट्रास्ट्स हैं। बच्चे आपस में डिफरेंट प्रॉब्लम्स या डिफरेंट सिचुएशंस को का कंपैरिजन करना सीखते हैं। Mathematical tasks with time frame. Here is an example. Before the boy's teacher realizes that the monster is doing the math homework, the monster has spent 1725 minutes doing homework. ठीक है, how long is this in hours? How long is this in days? How long is this in weeks? ठीक है, तो इस तरह से टाइम में डिफरेंट चेंजेस करके और क्वेश्चंस जो हैं उनका डिफरेंट क्वेश्चंस पोज किए जा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट सिल्वर एंड काय आइडेंटिफाइड 3 criteria that are commonly applicable to most problem posing tasks. So what are these 3 criteria? First one is quantity, second is originality, and the third one is complexity. We have to take care of all these 3 criteria when we are using problem posing approach in the maths classroom. First one is quantity. It refers to the number of correct responses generated from the problem posing task. So जब टीचर है टीचर प्रॉब्लम पोजिंग मेथड को यूज़ कर रहा है अगर अपनी क्लास में, तो he is supposed to maintain a proper record of the responses which are correctly generated by the students when they are using problem posing tasks. So quantity जो है उसका एक proper record रखना है टीचर को कि कितने number of questions जो हैं they are getting solved by using problem posing method. तो quantity इससे एक ये है कि टीचर के सामने एक ग्राफ रहेगा कि कितना यूज़फुल है प्रॉब्लम पोजिंग मेथड, कितने क्वेश्चंस, अगर ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस जो हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, तो दैट मीन्स कि आप प्रॉब्लम पोजिंग मेथड को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं दे आर अनएबल टू यूज़ प्रॉब्लम पोजिंग मेथड इन द क्लासरूम अप्रोप्रिएटली और उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो फिर आप उसको डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन जो है वो ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिकॉर्ड। Second one is originality. It is also another feature of responses that can possibly be used as a criteria to measure students' creativity. तो देखें कि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होगी कि टीचर जो है वो उसको देख रहा होगा जब काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कितना ओरिजिनल काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी उसमें कितनी वो लेकर आ रहे हैं, बच्चों की जो थिंकिंग है वो स्टैग्नेट तो नहीं है, एक जगह रुकी हुई तो नहीं है, टीचर जो प्रॉब्लम पोज करता है वो सिर्फ वहीं तक तो नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि प्रॉब्लम पोजिंग मेथड में हम एक प्रॉब्लम पोज करते हैं टीचर की तरफ से और उसमें हम स्टूडेंट्स को फिर नेक्स्ट जो फेज़ होता है उसमें स्टूडेंट्स को फ्री हैंड देते हैं कि जो उनको सिचुएशन प्रोवाइड की गई है, जो प्रॉब्लम प्रोवाइड किया गया है, उसमें से वो एज प्रॉब्लम्स जितना वो ढूंढ सकते हैं, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं उनको एनलिस्ट करते हैं और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्रिएटिविटी कितनी है न्यू प्रॉब्लम्स को जनरेट करने में और न्यू प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में। Third criteria is complexity. It refers to the cognitive demands of the task. It can be categorized as low, moderate or high. So teacher has to keep an eye on the complexity of the problems. जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स जनरेट कर रहे हैं या जो टीचर की तरफ से हो रही हैं, तो वो उनकी प्रॉपर उनको कैटेगराइज करना चाहिए। दे शुड बी अ मिक्सचर ऑफ
लो कॉम्प्लेक्सिटी, मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाई कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि जो हर तरह का क्लास में बच्चा है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब जो है वो अप्रोप्रिएटली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अपना रोल प्ले कर सकें, ग्रुप वर्क में अपना जो पार्ट है उसको प्ले कर सकें। सो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लो कॉम्प्लेक्सिटी के होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी के होने चाहिए और कुछ क्वेश्चंस हाई कॉम्प्लेक्सिटी के होने चाहिए। हाई कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो ताकि हाई अचीवर्स जो आपकी क्लास में बच्चे हैं, जो जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा है, उनके लिए भी ताकि कोई चैलेंजिंग टास्क प्रॉब्लम पोजिंग मेथड के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस करवाए जा सकें। अगेन हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एन हैज़ 34 मार्बल्स, बिली हैज़ 27 मार्बल्स एंड क्रिस हैज़ 23 मार्बल्स। राइट एंड सॉल्व एज मैनी प्रॉब्लम्स एज यू कैन दैट यूजेस दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से यानी एक बेसिक स्टोरी लाइन जो है वो टीचर की तरफ से प्रोवाइडेड होती है इस मेथड में, और उसके बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसको डिटेल से यूज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट, अब देखें इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस डेवलप कर सकते हैं। तो पहले बच्चों को साथ साथ ये ट्रेन किया जाता है कि आपने डिफरेंट क्वेश्चंस जनरेट करने हैं, डेवलप करने हैं इस सिचुएशन को यूज़ करते हुए। वो सिचुएशन जो टीचर ने प्रोवाइड करनी होती है वो काफ़ी क्रिटिकल तरीके से उसको करने की ज़रूरत होती है डेवलप। ये ना हो कि आप ऐसी सिचुएशन डेवलप करें जिसमें इतना मार्जिन ही ना हो कि स्टूडेंट्स नए क्वेश्चंस डेवलप कर सकें। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम पोजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज़ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में टीचर की तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम पोज कर दिया जाता है या प्रॉब्लम डेवलप किया जाता है और उसको सॉल्व बच्चे करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पोजिंग में जो है वो स्टूडेंट्स, हमने डिटेल से हमने देखा कि कितनी काइंड्स के प्रॉब्लम पोजिंग यूज़ की जा सकती हैं, किस किस तरह से चेंजेस बनाकर चेंजेस करके एक क्वेश्चन गिवन स्टोरी के अंदर न्यू किस तरह से प्रॉब्लम पोज किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी डेवलप करवानी होती है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में चेंजेस करके नए प्रॉब्लम्स खुद पोज करें ग्रुप में और ख़ुद उनको फिर सॉल्व भी करें। तो इस तरह से ये जो गिवन सिचुएशन है जिसमें एन हैज़ 34 मार्बल्स, बिली के पास 27 हैं, क्रिस के पास 23 हैं। तो अब डिफरेंट इसमें टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक ये हो सकता है कि टोटल कितने हैं जी, टोटल मार्बल्स कितने होंगे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर हम कहें कि एन के जो 4 मार्बल्स हैं अगर वो टूट जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जो फाइन मार्बल्स होंगे उनकी हाउ मैनी दे विल बी इन नंबर्स, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो बिली के मार्बल्स में से अगर हम कह सकते हैं कि कुछ जो है वो डैमेज हो गए हैं, तो बाकी कितने मार्बल्स होंगे, या इनमें से कोई से 2 का एडिशन कर सकते हैं, बाकी 2 का एडिशन कर सकते हैं। तो सिचुएशन में डिफरेंट चेंजेस करके नए प्रॉब्लम्स एज मैनी एज पॉसिबल पोज किए जा सकते हैं और स्टूडेंट्स उसके ऊपर कैरी ऑन रखते हैं, अपना काम जो है उसको जारी रखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ जो है वो स्टूडेंट्स किस तरह से प्रॉब्लम्स पोज कर सकते हैं। इसी के जो हम मार्बल्स की एग्जांपल हमने ली थी उसकी डिटेल दी हुई है। हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, हाउ मैनी मोर मार्बल्स डज मिली हैव देन क्रिस, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स को माइनस करना पड़ेगा कि कितने बिली के पास कितने ज़्यादा हैं क्रिस की निस्बत। How many more marbles would they need to have together as many marbles as Sammy, who has 103? तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। Can Anne give marbles to Billy and Chris so that they all have the same number? If so, how can this be done? अगर हम चाहते हैं कि तीनों के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएं, वो एक दूसरे को डोनेट कर दें और इस तरह से डोनेट करें कि सबके पास, तीनों के पास जो है वो बराबर नंबर में मार्बल्स आ जाएं, तो फिर इसको हम बराबर में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो टोटल है उसको वो 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से वो इस न्यू प्रॉब्लम सिचुएशन को हैंडल करेंगे, उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। नाउ सपोज बिली गिव्स सम मार्बल्स टू क्रिस,
हाउ मैनी मार्बल्स शुड ही गिव क्रिस इन ऑर्डर फॉर देम टू हैव द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। तो पहले हमने पिछली प्रॉब्लम में तीनों को सेम नंबर्स में डिवाइड करने के लिए प्रॉब्लम पोज किया था, और यहाँ पर सिर्फ दो जो उसमें से हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ इक्वेट करने के लिए मार्बल्स वो किस तरीके से एक दूसरे को देंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, इक्वली डिवाइड कैसे करेंगे दो लोग। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम की नेचर चेंज हो रही है। सपोज एन गिव्स सम मार्बल्स टू क्रिस, हाउ मैनी मार्बल्स शुड शी गिव क्रिस इन ऑर्डर फॉर देम टू हैव द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। तो दूसरे दो जो स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स के, यानी अब हमने पहले बिली और क्रिस को इक्वेट किया था, और अब न्यू सिचुएशन में आप एन और क्रिस को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। सो ये सिर्फ डिफरेंट कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके सामने लिस्ट की गई हैं, जो कि ये प्रीवियस हमारे पास प्रॉब्लम की एग्जांपल थी, इसको यूज़ करते हुए इतने जो 6 क्वेश्चंस हैं वो पोज किए जा सकते हैं बच्चों के सामने, और बच्चे खुद डेवलप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। और इसके अलावा कई और क्वेश्चंस बच्चे खुद अपनी मर्ज़ी से डेवलप कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को के फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी जा सकते हैं। सो इस तरह से जो प्रॉब्लम पोजिंग मेथड है इसको यूज़ किया जाता है मैथ्स की क्लास में। ये एक बड़ा बेनिफिशियल मेथड है, क्योंकि इसमें जो स्किल बच्चों की डेवलप हो रही होती है प्रॉब्लम पोजिंग की, क्योंकि जब बच्चे खुद प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स डेवलप करते हैं, तो ये इट्सेल्फ एक ऐसा क्यू होता है जिसकी वजह से बच्चे बहुत डिटेल के साथ और बहुत क्विकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। तो जब एक प्रॉब्लम ऑलरेडी डेवलप्ड प्रॉब्लम बच्चों के सामने पेश किया जाता है, जैसा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में होता है, तो उसमें वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं, स्केयर्ड होते हैं कि हमने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन टीचर ने दे दिया है। लेकिन इनमें एक काइंड ऑफ रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स के माइंड में होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट भी खुद कर रहे होते हैं और उनके आंसर्स भी खुद फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच वो ज़्यादा ईजिली इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। Thanks for your listening.